नमस्कार। नाइन्थ क्लास, कैसे हैं बच्चे? आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। और एक बात का ध्यान रखो, अंक और अक्षर एक लाइन में ही लिखना। अच्छा, आप देखिएगा मैंने जैसे लिखा है उसी तरह से लिखिएगा, स्टाइल वही होनी चाहिए। बाकी आपका राइटिंग तो बहुत अच्छी है सबकी, ठीक है। आज हम प्रश्नावली 1.5 के प्रश्न करेंगे। प्रश्नावली 1.5, ठीक। पहला प्रश्न देखिए, नीचे दी गई संख्याओं में परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं बताइए। सारी संख्याएं एक साथ लिखी थी, आंसर में मैंने परिमेय और अपरिमेय अलग अलग लिख दिया। देखिए उसमें एक संख्या लिखी थी 3 प्लस √23 माइनस √23। जब ये दोनों कट जाएगा तो 3 ही तो बचेगा, 3 परिमेय हैं। लेकिन √23 और माइनस √23 ये दोनों तो अपरिमेय थे, लेकिन कैंसिल होने के कारण खाली 3 बचा, तो 3 तो परिमेय हैं। इसी तरह से 2√7/7, √7 में √7 कट गया, बचा 2/7, ये तो परिमेय ही है ना। यहाँ अपरिमेय में देखिए, ये 2 माइनस √5, 1/√2 और 2 पाई, ये क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक। प्रश्न नंबर 2 में देखिए लिखा है सरल कीजिए। सरल कीजिए मतलब इसको गुणा कीजिए। देखो सबसे पहले 3 से 2 में गुणा किया और 3 से ही √2 में गुणा कर दिया। तो 3 में 2 से गुणा किया 6 आया, 3 में √2 से गुणा किया तो 3√2 आया, ठीक है ना। फिर √3 से 2 में गुणा किया, तो देखो बेटा रूट वाला पद जो है वो बाद में लिखते हैं, और √3 × 2 ना लिख के इसको क्या लिखेंगे? 2 × √3, ठीक है। और √3 और √2 दोनों ही रूट के अंदर हैं, तो दोनों को ही एक ही बार में रूट के अंदर लिख के 3 दूनी 6 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो ये 3√2 है, ये 2√3 है, इसलिए ये दोनों क्या है? विजायती। इसमें रूट के अंदर 2 है, इसमें रूट के अंदर 3 है। अगर दोनों एक जैसा होता तो हम जोड़ लेते, लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, इसलिए इनको हम ऐसे का ही ऐसा रखेंगे, है ना। 6 और √6 ये रूट में है, अकेला है, इनको ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे, जोड़ेंगे नहीं, ठीक है। बस प्लस साइन के साथ लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसी तरह से 8 को 3 से गुणा करेंगे। 8 नहीं, ये 3 है बेटा, ये 8 जैसा दिख रहा है, ये क्या है? 3 है ना। 3 को 3 से गुणा किया तो 3 स्क्वायर आएगा। फिर √3 को √3 से गुणा किया तो √3 का स्क्वायर आया, ठीक। समझ रहे हो कि देखो ये a+b और a-b, तो आपने सूत्र पढ़ा होगा 7th क्लास में, a+b × a-b बराबर a² - b², सूत्र पढ़ा है ना। a² - b², a+b × a-b बराबर a² - b²। अगर जैसे ऊपर गुणा किया है, हर पद को हर पद में अगर गुणा करोगे तो वहाँ पर 2 पद एक जैसे आएंगे, 3√3 यहाँ भी आएगा और 3√3 यहाँ भी आएगा। ये ऋणात्मक होगा, ये धनात्मक होगा, तो कट जाएगा। बस खाली 2 ही पद ये बचे थे, 1 2 3 4 पद यहाँ भी आएंगे, 2 पद कट जाएंगे और यही 2 पद बचेंगे, a² - b², ठीक है। ये सूत्र पढ़े हैं ना आप लोगों ने, a² - b² बराबर a - b a+b। हम यहाँ लिख देते हैं a² - b² बराबर a - b, a - b ये होता है सूत्र। तो यहाँ पर क्या था? a+b और a-b, तो क्या हो जाएगा? a² - b², तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3,
तो 9 में से 3 निकल के क्या आया, 6 आंसर। ठीक, अभी देखो ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र पढ़ा है या नहीं आप लोगों ने? या तो अलग अलग करके जैसे यहाँ पर है इसी को 2 बार लिख के गुणा कीजिए, और नहीं तो ये सूत्र 8th क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माने √5 का स्क्वायर 5 होगा, फिर 2ab प्लस बी स्क्वायर माने √2 का स्क्वायर, तो √2 स्क्वायर 2 हो गया, और ये 5 दूनी 10 रूट के अंदर 10 और ये 2, तो 5 और 2 देखो सजाती हैं नंबर्स हैं, ये जुड़ जाएंगे, लेकिन ये इसमें नहीं जुड़े क्योंकि इसके साथ √10 लगा हुआ है, तो 7 प्लस 2√10 आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरह चौथा सवाल भी देखो, ये भी देखो √2 माइनस √5 माइनस √2 √5 प्लस √2, यानी a माइनस बी a प्लस बी, दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स 5, b स्क्वायर मीन्स 2। ठीक है, 5 में से 2 गया 3। समझ में आ रहा है ना बच्चा? अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। बेटा मेरे पास कंपास नहीं था इसलिए मैंने ऐसे खींचा है, आप कंपास से खींचिएगा। ठीक है, संख्या रेखा पर √9.3 को दर्शाइए, √9.3 को दर्शाइए। तो 9.3 को हम लोग 9.3 इंटू 1 लिख सकते हैं कि नहीं? 9.3 इंटू 1 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? 9.3 को 9.3 इंटू 1, तो देखो हमने क्या किया, 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची। कितने की? 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, और फिर फिर 1 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची। 9.3 ये है और 1 ये है, ये BC, ये 9.3 है और BC कितना है? 1। यहाँ पर ये कितना है? 1 सेंटीमीटर, और ये 9.3। ठीक है, फिर क्या किया, B पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक खड़ी लाइन खींची। 90 डिग्री पर B पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक खड़ी लाइन खींची। ठीक है, और देखो फिर A और C कुल मिला के कितना हो जाएगा? AB तो 9.3 है, BC कितना? 1 है, तो कुल मिला के कितना हो गया? 10.3 हो गया, 10.3। इसका हम मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु 8th क्लास में बताया था कि AB का अगर हमको किसी रेखा का अर्धक खींचना है, अर्धक रेखा लंबवर्धक, तो A से एक चाप ऐसा लगाएंगे, A से एक चाप लगाएंगे, है ना, और फिर C से एक दूसरा चाप लगाएंगे। जहाँ कटेगा उसको और अच्छा ऊपर ही नहीं नीचे भी लगाएंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। हमारे पास जगह नहीं यहाँ पर ना, दोनों तरफ चाप लगाएंगे। ठीक, A और C से, A से चाप लगाएंगे आधे से अधिक दूरी लेकर, B और C से चाप लगाएंगे आधे से अधिक दूरी लेकर, ऊपर भी और नीचे भी। फिर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, इन दोनों को मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं ये रेखा को काटेगा और वही हो जाएगा मध्य बिंदु। किसका मध्य बिंदु? AC का, AB का नहीं, AC का मध्य बिंदु। तो इसको केंद्र मानकर प्रकार की नोक यहाँ रखकर, पेंसिल की नोक यहाँ रखकर एक ऐसे वृत्त बना देंगे। तो C से होकर जाएगा क्योंकि ये व्यास हम ले रहे हैं, मध्य बिंदु ले रहे हैं। ये वाला मध्य बिंदु, ये और C, ये और A दोनों समान होंगे, तो जब वृत्त खींचेंगे तो कहाँ से होकर जाएगा? C से होकर जाएगा। और जो B पर 90 डिग्री का कोण आपने बनाया है, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींची है, ये इस वृत्त के चाप को जहाँ काटेगी, यानी BD,
ये क्या होगा, अंडर रूट 9.3, अंडर रूट 9.3। अब लेकिन हमको संख्या रेखा पर दिखाना है, तो संख्या रेखा तो ये है, ये वाली रेखा क्या है, संख्या रेखा है। तो हम प्रकार के नोक बी पर रखकर BD दूरी लेकर एक चाप लगा देंगे, और वो चाप इस रेखा को कहाँ काट रही है, ई बिंदु पर काट रही है। कहाँ काट रही है, ई पर। तो ये BE कितना हो जाएगा, 9.3। ये आपके बुक में विधिवत लिखा हुआ है, समझ में आए। इसमें करना क्या है, अगर नहीं समझ में आए तो आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन हमने जैसे जैसे बताया अगर आप वैसा करेंगी तो आप कर ले जाएंगे। हमारी आवाज़ बार बार सुनते रहिएगा। क्या करेंगे, 9.3 इंटू 1 करेंगे तो, और इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो कितना आएगा, 10.3 आएगा। 10.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे, जिसमें 9.3 एक तरफ रहेगा, एक तरफ रहेगा, क्योंकि ये दो खंड है ना 9.3 और 1 का। तो 9.3 अलग रखेंगे, 1 को अलग रखेंगे, और फिर 10.3 का मध्य बिंदु लेंगे। मध्य बिंदु कैसे लेते हैं, दोनों तरफ ऊपर नीचे चाप लगाते हैं, और जहाँ कटता है उन दोनों को ऐसे मिला देते हैं। तो जहाँ इस लाइन को काटेगा ये AC को, वो होगा मध्य बिंदु। मध्य बिंदु पर प्रकार की नोक रखो, और A पर पेंसिल की नोक रखकर अगर आप ये वृत्त बनाओगे तो C से होकर ही ये जाएगा, ठीक है। फिर B पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ये एक लाइन खींचोगे, तो जहाँ इस वृत्त के चाप को काटा है वो पॉइंट D लिखो। ये BD ही अंडर रूट 9.3 का माप होगा। कैसे होगा ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। BD क्या होगा, अंडर रूट 9.3। तो लेकिन ये संख्या रेखा तो है नहीं, संख्या रेखा तो ये है। इसको अगर O मान लो, इस पॉइंट को O अगर मान लो, तो संख्या रेखा क्या है, ये इधर की तरफ जा रहा है। तो आप क्या करोगे, या बी को ही 0 मान लो, तो बी पर प्रकार के नोक रखो, और डी पर क्या रखो, पेंसिल। ये दूरी नाप लो और एस से चाप लगाओगे, तो जहाँ कटेगा ई, तो ये BE ही अंडर रूट 9.3 होगा, ठीक है। BE क्या होगा, अंडर रूट 9.3। क्लियर है। अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। निम्न के हर का परमेयीकरण कीजिए। हर का परमेयीकरण करने का मतलब है हर में अपरिमेय नंबर ना हो। तो अगर एक सिंगल अपरिमेय नंबर है जैसे √7, तो √7 से ऊपर नीचे हम गुणा कर दें, तो नीचे वाला √7 और ये √7 गुणा होके 7 हो जाएगा, और ऊपर अंडर √7। तो हर तो परिमेय हो गया ना, हर तो अपरिमेय है ना, अंश अपरिमेय हो तो हो, हमें क्या करना, हर का परमेयीकरण करना, हो गया। ऐसी सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, यहाँ 2 पद हैं, √7 माइनस √6, तो बीच में माइनस है ना, तो प्लस लगा के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। √7 + 6, √7 - 6, √7 + 6 ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो अब देखो, अगर गुणा किया तो कोई फ़र्क तो पड़े नहीं, एक ही जैसी संख्या से गुणा हुआ है। लेकिन नीचे देखो A माइनस B A प्लस B हुआ, A माइनस B, देखो √7 माइनस √6, √7 प्लस √6 है। इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो A माइनस B A प्लस B वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होगा, A² माइनस B²। A का मतलब √7 का स्क्वायर 7, B का मतलब √6 का स्क्वायर 6, बीच में माइनस लगना है। तो 7 में से 6 गया, 1 बचेगा। 1 नीचे नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, और लिख दो तो हर तो परिमेय हो गया ना। हर कैसा हो गया, परिमेय हो गया, एक तो परिमेय है ना, और ऊपर √7 + √6 रहेगा, कोई बात नहीं। ठीक इसी तरह इसमें भी √5 माइनस √2 है, तो √5 + √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ऊपर वाला तो 1 में गुणा होगा उतना को उतना ही होगा, और नीचे A माइनस B A प्लस B गुणा होकर A² माइनस B² होगा। A का मान √5 का स्क्वायर यानी 5, अब B का मान √2 का स्क्वायर 2, 5 में से 2 गया 3। ये क्या है, परिमेय है कि नहीं, 3 परिमेय है, यानी हर क्या हो गया,
परिमेय। इसी तरह देखिए 1/√7 - 2 था, तो √7 + 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। √7 देखो खाली 7 पर ही रूट है, 2 पर नहीं है, ध्यान रखना इस डंडे का। पता चला तुमने यहाँ तक खसका के इसको 2 पर भी रूट बना दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक। √7 + 2, तो √7 - 2 √7 + 2, ये दोनों गुणा होगा तो √7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, क्योंकि 2 है ये। √2 होता तो 2 होता, लेकिन ये 2 है तो 2 × 2 तो 4 हो जाएगा। 7 में से 4 गया 3, ऊपर आया √7 + 2 और नीचे 3। ये √7 का स्क्वायर है बेटा, ये हमने यहाँ रूट लगाना भूल गए हैं, ठीक है। अब वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। घातांक के नियम क्या है? हम लोग अभी स्क्वायर और क्यूब और ये सब सीख रहे हैं, सीखा भी है आपने 8th क्लास में घन और वर्ग। लेकिन अभी अगर इनसे बड़ी घातें हैं और उनको गुणा किया जाए, भाग दिया जाए तो क्या मान होगा, वो यहाँ हम सीखेंगे। आपको पता है कि a⁻m में a को आधार कहते हैं, a को क्या कहते हैं आधार, और m को घातांक, घात जो लगाते हैं उसको घात में आने वाला अंक घातांक, घात प्लस अंक, ठीक है। m को क्या कहते हैं घातांक, a को आधार है ना, ये न्यू है, न्यू के ऊपर ये रखा हुआ है इसलिए बेस या आधार कहते हैं, ठीक है। ऐसी दो संख्याओं a⁻m तथा a⁻n को हम किस तरह गुणा भाग करते हैं, इसी नियम को घातांक का नियम कहते हैं। देखो पहला नियम बुक में बहुत विस्तार में सब दिया है, हम आपको शॉर्ट में सब बता रहे हैं इनका प्रयोग कैसे करते हैं। a⁻m × a⁻n, आप देख रहे हो आधार दोनों का समान है। अगर आधार समान होता है तो घातांक को जोड़ दिया जाता है, एक ही बार आधार लिखा जाएगा, घातांक को जोड़कर यहाँ लिखा। जब आधार समान हो तो गुणा करने पर घातांक को जोड़कर लिखा जाता है और एक ही बार फिर आधार लिखा जाएगा, ठीक है। अभी देखो a⁻m बटे a⁻n, दोनों का आधार क्या है समान है, एक अंश में है और एक हर में है, तो अंश में ही लिखा जाएगा, हर वाले का घात अंश वाले के घात में से घट जाएगा। जब आधार समान हो तो भाग करने पर घातांकों को घटा दिया जाता है, a⁻m - n हो जाएगा, ठीक है। अब ये घात के ऊपर भी घात लगा हुआ, घातांक के ऊपर भी घातांक डाला गया है। अगर ऐसा हो और आधार एक ही हो तो हम क्या करते हैं, m और n को क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं, m और n को गुणा कर देते हैं। जब घात के ऊपर घात हो तो घातांकों को गुणा करते। ये रूल जानते रहिए क्योंकि अभी प्रश्न हल करने में इन सारे रूल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर आधार फ़र्क है, आधार देख रहे हो क्या है फ़र्क है, और घात क्या है एक जैसी है, तो आधार को गुणा कर देते हैं और दोनों घातों को एक ही बार लिखा जाता है। ध्यान रखिए इस बात को, ये नहीं कि m + m जोड़ देंगे ऐसा, या m और m गुणा कर देंगे ऐसा नहीं है। a और b को गुणा करेंगे और घात को एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक। अब देखो a⁻0 = 1, ये अगर किसी भी आधार पर घात 0 लगा हो तो उसका मान 1 होता है। कैसे देखो जरा, 1 तभी आता है जब अंश और हर में समान संख्या हो, तो कट जाती है ना, a⁻m कट जाएगा तो 1 ही तो आएगा। लेकिन अभी घातांक के नियम से भी आपने सीखा कि अगर घात आधार एक हो, एक जैसा हो, तो उसको एक ही बार लिखते हैं और घातांकों को घटा देते हैं। आधार और घातांक समझ रहे ना, घटा देंगे तो m में से m घटेगा तो क्या आएगा 0 आएगा ना। यानी किसी भी संख्या पर घात 0 लगा हो तो उसका मान क्या होता है 1, किसी भी संख्या पर,
4 की घात 0 हो तो 1, 10 की घात 0 हो 1, 1000 की घात 0 हो 1। समझ गए? अच्छा, अब देखो, जैसे मान लो एक पद है 1/a⁴n, ठीक है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, a⁴0 लिख सकते हैं कि नहीं? जैसे 1 बराबर a⁴0, a⁴0 बराबर 1 लिख सकते हैं। हाँ, तो हमने लिखा इसको, तो इस घात को इस घात में से घटाएंगे तो a⁻n आएगा, यानी a⁻0 - n यानी -n, ठीक है। और इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये 1/a⁴n बराबर a⁻−n। अगर ऊपर 1 है नीचे a⁴n है तो इसको अंश में करने पर घातांक का चिन्ह ऋण हो जाता है, ठीक है। एक नियम और है, a⁻m/n अगर घातांक परिमेय के रूप में हो तो जो हर है वो करणी चिन्ह के अंदर आ जाता है और अंश को करणी लगाकर a⁻m लिखा जाता है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, करणी में n a⁻m, ये करणी चिन्ह कहलाता है बेटे। ये जो राइट का है वर्गमूल का चिन्ह क्या कहलाता है, करणी चिन्ह। आज अभी इतना ही कराएंगे, ठीक, और नेक्स्ट टर्न पर आपको इसके उदाहरण कराएंगे। ओके, थैंक यू बेटा।